जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट कॉर्नर पे। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि हम जब कोई पेपर करते थे प्रीवियस ईयर का तो उसको दो पार्ट्स में करते थे, दो अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करते थे। एक में अनसीन पैसेज और दूसरे में कंटेंट क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे कि जब कोई पेपर करेंगे तो उसको इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक ही वीडियो में आपको पूरा पेपर मिलेगा। करके सारे कुछ पेपर भी करेंगे और उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे, कंटेंट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो आज के पेपर में देखो हमने क्या किया, 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पूरा सेकंड शिफ्ट में जो इंग्लिश का पेपर था उसको करेंगे। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये अनसीन पैसेज पेडागोजी, क्योंकि ये पेपर है, एक कंप्लीट पेपर है, तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर का तो इसमें सब कुछ होगा। और सिर्फ ये सिर्फ एमपी ही नहीं, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, वर्ग 2 या जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, आपकी टीचिंग एग्जाम्स, उन सभी के लिए कारगर साबित होगा। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि सर रिपीट होते रहते हैं, कोई यूपी टेट का है तो वो एमपी टेट में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें वही हैं। पेडागोजी जो है वही रहेगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ग्रामर आपका वही रहेगा, पैसेजेस को हल करने का तरीका आपका वही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि सर हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर हम पैसेज पर आते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल। अच्छा, अब सुटेबल टाइटल क्या होगा? अ जेंटलनेस दैट ग्रोज, बर्डन ऑफ बीइंग अलाइव, ग्रोइंग वर्ल्ड, करेज एंड इट्स प्रॉब्लम्स। भाई हम कोशिश करते हैं ना, एक वो वर्ड जो कहीं ना कहीं उस पोएम में या कविता में आया हुआ है, तो वो दावेदारी पेश करता है सर टाइटल के लिए। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे क्या क्या ऑप्शंस थे। 92 क्वेश्चन। एंड विदाउट वन सैड लुक बिहाइंड टू डाई। इसका मतलब ये होता है कि मरने के लिए पीछे कोई भी उदास नज़र डाले बिना। तो व्हाट डज द गिवन लाइन मीन इन द पोएम? देखो इसका हम अभी देख लेते हैं। वन नीड्स मोर करेज टू लिव देन टू डाई इन द एंड। वन हु हैज़ करेज टू लिव विदाउट बीइंग सैड टू डाई, ही कैन डाई विद ऑल लव। एक वो इंसान जिसमें करेज है, मरने को लेकर दुखी हुए बिना जिंदगी जीने का उसमें करेज हो, तो सर वो बड़े ही प्यार के साथ मर सकता है ना। वो बड़े ही प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। यही इसका कहने का मतलब है कि एंड विदाउट वन सैड लुक बिहाइंड टू डाई, पीछे मृत्यु को उदास नज़र से देखे बिना, है ना। तो उसका कहने का मतलब वही है कि अगर कोई मरने के डर को छोड़कर उसके बिना किसी के पास अगर हिम्मत है जीने की, तो वो जब मरेगा तो वो बड़े ही प्यार के साथ मर सकता है। और यही आपका ये लाइन प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ तो आपको देखो पैसेज पढ़े बिना भी आपका आंसर मिल गया, और जब पैसेज पढ़ेंगे तब भी आपको ये दिखाई देगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अच्छा, हम अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं पैसेज पर चलने के पहले। व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन पोएम? ये जो पोएम है इसकी टोन क्या है? ये पैसिमिस्टिक है या होपफुल है या फिर नॉस्टैल्जिक है या टोटली सैडिस्टिक है कि बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ राइमिंग? राइमिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, जो बोलने पर साउंड एक जैसे करते हो। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उनका साउंड एक जैसा आता हो बोलने पर, तो सर वो आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो इसमें भी आपको पैसेज के बिना आंसर मिल जाएगा। हाई और लिव बोलने में अलग अलग हैं, सर ये राइमिंग नहीं है। बियर, सेथ बोलने में अलग अलग हैं, ये भी राइमिंग नहीं है। रूट्स, फ्रूट्स दोनों एक जैसे हैं, रूट्स, फ्रूट्स। तो ये इस तरीके के पेयर जो हैं सर वो आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो देखो दो क्वेश्चन तो आपको पहले ही हो चुके हैं और हम पैसेज की तरफ अभी गए भी नहीं हैं। अ पेशेंस विच द वर्ल्ड कैन नाइदर गिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड पेशेंस? पेशेंस का मतलब होता है आपका धैर्य। इसका आपको क्या ढूंढना है सर? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट वो होगा जब आप बिल्कुल ही अधीर हो जाएं, धैर्य रखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट चल रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, या आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो देखो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है अपमानित। तो सर इसका धैर्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपका जो सी ऑप्शन है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब हो जाता है कि असहनीयता, है ना, या असहिष्णुता, मतलब इम्पेशेंस। इसका जो दूसरा नाम कह सकते हो आप वो इम्पेशेंस, मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट करना नहीं चाहते। तो ये जो है पेशेंस का ऑपोजिट है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अ हम्बल स्ट्रेंथ एंड रेडीनेस टू बियर, व्हाट डज द वर्ड हम्बल मीन इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम? सर हम्बल का मतलब क्या है जो आपकी पोएम में आया हुआ है? हम्बल का मतलब होता है सर आपका विनम्र, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन,
प्राकृतिक ग्रोथ के कारण कोई चीज का बढ़ना, सर विनम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब रफली और गिव द मेन पॉइंट और समरी ऑफ। रफली डिस्क्राइब करना सर विनम्र से कोई लेना देना नहीं है। अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो। अनसर्टेन हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा कोर्स फॉलो करना है, तो इसका भी सर विनम्र से कोई लेना देना है ही नहीं। अब सर विनम्र का मतलब ये होता है कि भाई कोई स्पेशल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक ऑर्डिनरी चीज़ है, आप विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर सटीक निशाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। यही आपका विनम्र का मतलब होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 97, अ पेशेंस विच द वर्ल्ड कैन नाइदर गिव, तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड विच। इसमें सर एक वर्ड आया है विच, एक धैर्य जो ये दुनिया कभी नहीं दे सकती। तो सर विच किसके लिए यूज आया? अ पेशेंस विच द वर्ल्ड कैन नाइदर गिव, एक पेशेंस वो धैर्य जो धैर्य ये दुनिया कभी नहीं दे सकती। तो सर यहाँ पर लिखना पेशेंस ही था, ये पेशेंस को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है सर। बट पेशेंस क्या है? नाउन। पेशेंस क्या है सर? आपका नाउन। और मैंने क्या बोला, जब नाउन की जगह हमें लिखना कोई वर्ड हो लेकिन उसकी जगह हम कोई एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सर वो आपका प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है। तो पेशेंस लिखना चाह रहे थे बट रिपीटिशन ना हो इस कारण हमने पेशेंस की जगह क्या लिख दिया? विच द वर्ल्ड कैन नाइदर गिव। किसकी बात हो रही है? पेशेंस की, धैर्य की, है ना, यानी नाउन की। तो विच वर्ड जो है यहाँ पर वो आपका सर क्या है? प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इस पैसेज में एक क्वेश्चन ये इसका आंसर मिल गया आपको, इधर आपके दोनों आंसर्स मिल चुके हैं। यहाँ की बात करें तो 94 मिल चुका है, 93 रह गया है कि सर टोन क्या है पोएम की, है ना। यहाँ आपका 91 रह गया है कि सर टाइटल क्या होगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आप पैसेज पढ़ा भी नहीं है, आपको सारे आंसर्स मिल गए। हमें समझाने में, डिस्कस करने में टाइम लगा, आपके लिए तो ये सर 2 मिनट की बात है। अब 2 क्वेश्चंस के लिए हम चलेंगे अपने पैसेज पर, और जैसे ही उनके आंसर मिले तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें अगले क्वेश्चंस पर चलना है। जेंटलनेस दैट ग्रोज ऑफ स्टडी फेथ, अ जॉय दैट शेड्स इट्स सनशाइन एवरीवेयर। एक जेंटलनेस जो स्थिर विश्वास के साथ बढ़ती है, ठीक है। फिर एक खुशी जो हर जगह अपनी धूप बिखेरती है। अच्छा, एक चीज सर ध्यान देना, अ जेंटलनेस दैट ग्रोज, तो क्या टाइटल में ऑप्शन था? बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंटलनेस दैट ग्रोज, ठीक है। आपको ऑप्शन ढूंढना इस तरीके से, मैं आपको पीएचडी नहीं करा रहा, केवल अपने आंसर्स कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए वही काम आएंगे। तो इस तरीके से हमें चलना है। अब हमारा सर सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया इसमें, जो जिसका आंसर हमें नहीं मिला कि टोन क्या है पोएम की, तो वो शायद आधी पोएम पढ़कर आपको समझ आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ हम्बल स्ट्रेंथ एंड रेडीनेस टू बियर दोज बर्डन्स विच स्ट्रिक्ट ड्यूटी एवर ले। एक विनम्र शक्ति, हम्बल स्ट्रेंथ मतलब सर, हम्बल का मतलब बता चुका हूं, विनम्र। एक विनम्र शक्ति और सहन करने की तत्परता, रेडीनेस टू बियर, रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता। वे बोझ जिन पर कभी भी सख्त ड्यूटी लगाई जाती है, दोज बर्डन्स विच स्ट्रिक्ट ड्यूटी एवर लेथ अपन आवर सोल्स विच अनटू सोरो से। वे बोझ जिन पर कभी भी सख्त ड्यूटी लगाई जाती है हमारी आत्माओं पर, अपन आवर सोल्स, जो दुख से कहता है, ठीक है। हियर इज नो सॉइल फॉर दीज टू स्ट्राइक दाई रूट्स, यहां तुम्हारे लिए अपनी जड़ें जमाने के लिए कोई मिट्टी नहीं है। हियर ओनली ग्रो दो स्वीट एंड प्रीसियस फ्रूट्स, यहां पर केवल वह मीठे और बहुमूल्य फल उगते हैं, विच रिपन फॉर द सोल दैट वेल ओबेथ, जो उस आत्मा के लिए पकता है जो अच्छी तरह से आज्ञा पालन करता है। क्या लिखा है? ओबेथ। तो सर आपको टोन समझ आ गई होगी इस पोएम की। इस पोएम की टोन क्या है? देखो, ये थोड़ी सी ना होप वाली चीजें हैं कि मतलब सैड नहीं होना, आपको खुश रहना है। आप जैसे वहां पर एक वर्ड आया था, मरने के लिए पीछे एक उदास नजर से देखे बिना, मतलब वो उदास होने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा आप थोड़ा सा होपफुल रहिए जीवन में, तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। मरना सभी को है बट आप खुशी के साथ मर पाएंगे। तो ये सर इसकी टोन है अ लिटिल होपफुल, है ना। वो होपफुल हो रहा है कि भाई होपफुल बनो आप, तो चीजें सही जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पूरा पैसेज पढ़े बिना भी आपका काम कई बार हो जाता है। अगले पैसेज पर चलते हैं सर, लेकिन उसके पहले इस पैसेज के क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन? पैसिफिक, अटलांटिक, अमेरिकन
आर्कटिक। वैसे भी आपको होता है सर अमेरिकन ओशियन कुछ नहीं होता, अटलांटिक ओशियन होता है, पैसिफिक होता है, आर्कटिक होता है, बट अमेरिकन नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी अकॉर्डिंग टू पैसेज बोला है तो आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको आंसर वैसे भी मिल चुका है, ठीक है। फिर हाउ मच ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर इज क्रिएटेड बाय ओशियन फोटोसिंथेसिस। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो सर उसमें इसका जिक्र होगा। ओशियन वाटर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट वन ऑफ देम। इसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द ओशियन सर्फेस। Solubility of gases depends on the temperature and salinity of the water. Ocean influences climate and weather pattern except the carbon cycle. Ocean is the principal component of Earth's hydrosphere. चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए। अब जैसे आपको ये दिखेगा तो आप देखते जाएंगे कि भाई ये ऑप्शन आया था, ये सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन देख लो सर। दिस अपर सनलाइट जोन इज द ओरिजिन ऑफ फूड सप्लाई। तो सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर का क्वेश्चन है, तो जरूरत नहीं है पैसेज में। एंड देयरफॉर इंटीग्रल टू लाइफ ऑन अर्थ। तो सर यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ग्रामर का क्वेश्चन है। कोस्टल वाटर दैट आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर स्पेशली वल्नरेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड वल्नरेबल। तो ये भी सर आपका एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन है जो आप बिना पैसेज के कर सकते हैं। द ओशियन इज सब्जेक्ट टू द न्यूमरस एनवायरमेंट थ्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड न्यूमरस। ये भी सर आपका ऑपोजिट मतलब आपका एंटोनिम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। आपने देखा कि ये दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, ये चार क्वेश्चन तो सर स्ट्रांगली आपके ग्रामर से रिलेटेड बिना पैसेज के होंगे, बट ये दो क्वेश्चन ये इनके आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे। तो जैसे ये मिल जाए आप उसको छोड़ देना। The ocean, also the sea or the world ocean, is the body of salt water that cover approximately 70.8% of the surface of Earth and contain 97% of Earth's water. Another definition is any of the large bodies of water into which the Great Ocean is divided. Separated names are used to identify 5 different areas of the ocean. Pacific, ठीक है सर, एक ये उसमें था। Atlantic उसमें था। Indian उसमें नहीं था। Southern मतलब एंटार्कटिक नहीं था। आर्कटिक उसमें था। तो ये पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक ये तो तीनों हैं, बट अमेरिकन की कहीं भी जिक्र नहीं है और होता भी नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अमेरिकन ओशन है क्या? नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन वहाँ पर थे, तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन आपको वैसे ही मिल गया। हाउ मच ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर इज क्रिएटेड बाय ओशन फोटोसिंथेसिस। आगे पैसेज पढ़ते हैं, मिल जाएगा। ओशियन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, ऐसा भी एक क्वेश्चन था सर, ओशियन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हाइड्रोस्फीयर। तो उसने बोला था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको तो करेक्ट भी ढूंढते चलना है ना। कहा कि 3 करेक्ट मिल गए तो इनकरेक्ट वैसे ही मिल गया। सर ये तो आपका इसमें है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, बट ये सही है, हमें वो ढूंढना है जो गलत है। तो सर ये तो सही है। ऐसे ही आपको ढूंढना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, लेकिन जहां आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मिले वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक्टिंग एज अ ह्यूज हीट रिजर्वायर, the ocean influences climate and weather patterns. The ocean influences climate and weather patterns, the carbon cycle and the water cycle. सर ये 3 चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, वेदर पैटर्न्स को, कार्बन साइकिल को और वाटर साइकिल को। वैसे आप देखो अगर तो आपको, क्योंकि अपने ऑप्शंस को दिमाग में रखना, ओशियन इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स एक्सेप्ट द कार्बन साइकिल। ये बोल रहा है कि सर कार्बन साइकिल को छोड़कर, यानी कार्बन साइकिल को इफेक्ट नहीं करता है, बट पैसेज क्या कह रहा है कि सर ये इफेक्ट करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, क्योंकि हमें तो वो ढूंढना है ना जो गलत है, और ये गलत हमें मिल ही है, तो आप बाकी पे फोकस करने की जरूरत है ही नहीं। तो सर जो गलत है वो आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी वाला, क्योंकि हमें गलत ही ढूंढना था, ठीक है सर। तो अब आपका ये एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से बचा है। आगे चलते हैं। ओशन फोटोसिंथेसिस क्रिएट्स 50% ऑफ द ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर। तो सर अर्थ के एटमोस्फियर का 50% ऑक्सीजन जो है वो ओशियन फोटोसिंथेसिस से बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन पर आइए, हाउ मच ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर इज क्रिएटेड बाय ओशियन फोटोसिंथेसिस। आप अभी पढ़ के आए सर 50% यानी 50%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर। ये भी दोनों मिल गए, ये भी मिल गया। अब बस एक क्वेश्चन है कि भाई ओशन वाटर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट वन ऑफ देम। बहुत सारी गैसेस की लार्ज क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व रहती है, पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो उसमें डिजॉल्व नहीं है।
तो आगे पढ़ेंगे वो भी मिल जाएगा। ओशन, दिस अपर सर्किट सनलाइट जोन इज द ओरिजिन ऑफ द फूड सप्लाई विच सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द ओशियन इकोसिस्टम। लाइट ओनली पेनिट्रेट टू अ डेप्थ of a few hundred meter. The remaining ocean below is cold and dark. The continental shelf where the ocean approaches dry land is more shallow with a depth of few hundred meters or less. जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, जब आपके रिलेटेड कुछ मिले तब रुकना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें किसी के लिए टाइम भी नहीं है, अपने आंसर्स ढूंढने हैं। तो किस तरीके से टैकल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओशियन वाटर कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। देखो ये यहाँ ध्यान देना है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन है। अब आओ सर इधर, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। कौन सी गैस का जिक्र नहीं है? मीथेन का। तो आपको वही तो बताना था कि सर कौन सा इसमें फिट नहीं है, तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। और इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन, अब आप वापस पैसेज पर मत जाइएगा, क्योंकि आपके चारों क्वेश्चन जो पैसेज में मिलने थे वो आपके हो चुके हैं। देखो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा। ये समझाने में समय लगता है, डिस्कस करने में समय लगता है, बट जब हम खुद करते हैं तो कोई समय नहीं लगता हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैकल कीजिएगा तो आपका समय बचेगा। अगले क्वेश्चन पर, दिस अपर सनलाइट जोन इज द ओरिजिन ऑफ द फूड सप्लाई। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सनलाइट? सनलाइट जोन, अब सर मैं बोलता दिस अपर जोन इज द ओरिजिन ऑफ द फूड सप्लाई, वही मैंने कह दिया दिस अपर सनलाइट जोन इज द ओरिजिन ऑफ द फूड सप्लाई। तो ये जो सनलाइट वर्ड आया वो सर किसको डिफाइन कर रहा है? जोन को। जोन क्या है सर? आपका नाउन है, और नाउन को जो डिफाइन कर दे उसके बारे में एक्स्ट्रा, देखो दिस अपर जोन इज द ओरिजिन ऑफ द फूड सप्लाई काम हो जाता, बट दिस अपर सनलाइट जोन, तो ये सनलाइट जो है वो जोन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और सर ये तो आपके एडजेक्टिव का काम होता था, तो ये वर्ड आपका क्या है सर? एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, एंड देयरफॉर इंटीग्रल टू लाइफ ऑन अर्थ। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंटीग्रल? सर एंड देयरफॉर इंटीग्रल टू लाइफ, एंड देयरफॉर इंटीग्रल टू लाइफ। सर इंटीग्रल वर्ड किसके लिए आया? इंटीग्रल वर्ड आया लाइफ के लिए। लाइफ सर क्या है आपका? लाइफ आपका नाउन है, और कोई वर्ड अगर नाउन के पहले आकर नाउन को डिफाइन करे या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो सर वो क्या होता है? वो होता है सर आपका एडजेक्टिव। तो ये आपका वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अब सर आप ये चीज़ कैसे बता रहे हैं कि नाउन के पहले आता है तो नाउन को डिफाइन करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो एडजेक्टिव होता है ना? हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बीच में पार्ट ऑफ स्पीच के 4 से 5 वीडियोस में लगाए थे मैंने, कंटेंट के प्रीवियस ईयर के बीच में, इसी के कुछ वीडियोस के पहले, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि सर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और आपके कंजंक्शंस क्या हैं, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो उसको आप ज़रूर देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये चीज़ ना आपको हर एग्जाम में काम आएगी, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो। और क्वेश्चन जब हम करते हैं ना प्रीवियस ईयर, तो कई बार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है। कोस्टल वाटर्स दैट आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर स्पेशली वल्नरेबल। अब सर ये जो वल्नरेबल है ना, इससे मिलता जुलता क्या होगा? पहले आप उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इसका क्या मीनिंग है। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। क्या मतलब होता है सर इसका? असुरक्षित, है ना, या फिर अभेद्य। तो सर ये वल्नरेबल होता है। और सर अब हमें चाहिए क्या? जो इसके नियरेस्ट मीनिंग में हो, है ना, एग्जैक्ट नहीं बट नियरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो सर एग्जॉस्टिव, तो ये तो इसके नियरेस्ट मीनिंग नहीं है। सिक्योर का मतलब तो सुरक्षित होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑपोजिट तो ढूंढना नहीं है। स्ट्रॉन्ग भी सर आपका नहीं होगा। फिर ये जो वर्ड है ससेप्टिबल, तो इस ससेप्टिबल वर्ड का सर क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सर अति संवेदनशील, ठीक है। जो वल्नरेबल होती है ना सर, वो अति संवेदनशील कह सकते हैं हम वल्नरेबल को। तो ये मिलता जुलता है और ये आपका नियरेस्ट मीनिंग भी रखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों तो आपके फिट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द ओशन इज सब्जेक्ट टू न्यूमरस एनवायरमेंटल थ्रेट्स। अब सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड न्यूमरस? तो इस न्यूमरस के ऑपोजिट क्या है? तो उसके लिए आपको पहले न्यूमरस का मतलब पता होना चाहिए। और न्यूमरस की बात करें तो इसका मतलब होता है सर बहुत। न्यूमरस एनवायरमेंटल थ्रेट्स, बहुत सारे पर्यावरणीय थ्रेट्स, है ना। तो बहुत का अब हमें ऑपोजिट ढूंढना है, तो सर वो क्या होगा? थोड़ा। अब थोड़ा मतलब सर फ्यू, ये तो सभी जानते हैं, तो फ्यू यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन जो है वो आपका
राइट आंसर है ना। ग्रेट तो हो नहीं सकता। ये हमारे पैसेज के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट क्वेश्चन पर। नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पर कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन सा ऐसा मेथड है सर जिस पर प्रोनाउंसिएशन पे हमें फोकस नहीं किया जाता, अटेंशन नहीं दी जाती है? ऑडियो लिंगुअल, तो सर इस पे तो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस रहेगा ना भाई, ऑडियो लिंगुअल पे। CLT मेथड, CLT मेथड सर सबसे पहले तो CLT मेथड का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो आप खुद ही समझ जाओगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब लैंग्वेज आपको कैसे सिखाना है, कम्युनिकेट करके, मतलब आपस में कम्युनिकेट करोगे तो सर उसमें प्रोनाउंसिएशन पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों तो आपके हैं नहीं ऑप्शन सही, क्योंकि वो ऑप्शन ढूंढ रहा है आपसे जो कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं करे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, तो सर ये वो आपका राइट आंसर होगा। सर SLT का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सर ये होता है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। तो सर ये किस चीज़ पर फोकस करता है? ये फोकस करता है कि बच्चों की हेल्प करो उनकी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने के लिए। अब स्पीकिंग स्किल्स मीन्स वो आपका प्रोनाउंसिएशन करेगा, स्पीक बोलेगा तो प्रोनाउंसिएशन तो होगा ना, तो ये भी आपका फोकस रख रहा है। फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस पे प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग विदाउट द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। किसी की फर्स्ट लैंग्वेज को फोकस किए बिना आप डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड होता है? तो इस तरीके का मेथड कहलाता है सर डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। जब आप नेटिव लैंग्वेज को यूज़ किए बिना, उसके फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ किए बिना डायरेक्टली जो टारगेट लैंग्वेज है उसी को आप पढ़ा रहे हो, तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसमें बीच बीच में मैं ये सब वीडियो लाऊंगा जो मेथड्स से रिलेटेड होगी आपकी, है ना। रीडिंग की मेथड्स क्या क्या हैं, रीडिंग टाइप्स क्या हैं, तो बीच बीच में लगाऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। फिर भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इज सी गोइंग टू लंदन, इज सी गोइंग टू लंदन, क्या वह लंदन जा रही है डैश सम बिजनेस और डैश हॉलीडेज। फॉर सम बिजनेस और फॉर हॉलीडेज, बिजनेस के लिए या फिर हॉलीडेज के लिए, तो दोनों में ही आपका फॉर आएगा। तो फॉर और फॉर कहाँ है सर? डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सर ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। विद अ डैश शाई सी फोल्डेड द लेटर एंड पुट इट अबे, तो विद अ सोरो साई, विद अ सोरोली साई, सीरियसली साई और सोरोफुल साई। विद अ सोरोफुल साई, सोरोफुल मीन्स होता है सर दुखद, दुखद दृश्य के साथ सी फोल्डेड द लेटर एंड पुट इट अबे, तो यहाँ पर आएगा सोरोफुल। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, तो सर आई लिटिल विश, मेरी छोटी सी इच्छा थी, नहीं। आई स्पेशल विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम डैश आई एल्स विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, या आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है, आई ऑलमोस्ट विश। मेरी लगभग इच्छा थी कि मैं उसे इन्वाइट ना करूं, तो लगभग को हम क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट। आई विल बी डैश बी होम बाय मिडनाइट बाय मिडनाइट, तो आई विल बिलो बी, नहीं, प्रोबेबली बी होम बाय मिडनाइट। मिडनाइट में लगभग हम घर पहुंच जाएंगे, तो सर ये प्रोबेबली होगा, आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पर। तो आई विल प्रोबेबली बी होम बाय मिडनाइट। 112 क्वेश्चन चलते हैं। डोंट बी डैश टू से व्हाट यू थिंक, तो हम कहते हैं सर डोंट बी अफ्रेड टू से व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं उसे कहने के लिए आपको डरना नहीं चाहिए। तो डोंट बी अफ्रेड टू से व्हाट यू थिंक। दिस प्रोजेक्ट इज अ टाइटली वेस्ट ऑफ मनी, नहीं। दिस प्रोजेक्ट इज अ टाइमली वेस्ट ऑफ मनी, दिस प्रोजेक्ट इज अ अपसेट वेस्ट ऑफ मनी, और दिस प्रोजेक्ट इज अ टेरेबल वेस्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका टेरेबल फिट बैठेगा। टेरेबल वर्ड पहले भी आपका आया था एक पैसेज में, और सर इसका मतलब क्या बताया था मैंने? भयानक, है ना, भयंकर। सो सर टेरेबल आपका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देयर वर सम रियली डैश क्वेश्चंस इन द एग्जाम, देयर वर सम रियली टफली क्वेश्चन, भाई टफ होता तो चल जाता, टफली नहीं होगा। देयर वर सम रियली सीरियसली, सीरियस क्वेश्चंस होते चल जाता, सीरियसली नहीं होगा। देयर वर सम रियली हार्डली, ये जो एल वाई वर्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पर फिट नहीं है। देयर वर सम रियली हार्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवर्ब की जरूरत नहीं है, तो रियली वर्ड जो है वो ऑलरेडी आपका एडवर्ब है,
पर क्वेश्चंस के आगे आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो एलवाई, टफली, सीरियसली, हार्डली ये नहीं होंगे. देयर वर सम रियली हार्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम. आप बोल के भी देखो देयर वर सम रियली टफली. रियली और टफली एक साथ कैसे आएंगे क्वेश्चंस के आगे? ठीक है, क्योंकि एडवर्ब आपके क्या होते हैं सर, आपने अगर एडवर्ब की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एडवर्ब जो होते हैं वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते, इनके बारे में कभी भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते. और जबकि जो क्वेश्चंस हैं सर ये क्या है, ये नाउन है. तो क्वेश्चंस के यानी नाउन के पहले कोई एडवर्ब नहीं आएगा, क्योंकि वो नाउन को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता. तो फिर नाउन को डिफाइन कौन करता है सर? नाउन को डिफाइन करता है एडजेक्टिव. और ये एल वाई लगने के कारण ये तीनों ही आपके क्या है, एडवर्ब हैं. तो एडवर्ब तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी एक एडवर्ब है. और वो एडवर्ब यहाँ पर जब आप हार्ड रखोगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. और ये रियली वर्ड जो आएगा ये एडजेक्टिव हार्ड को डिफाइन करेगा, है ना. तो इसीलिए ये एडवर्ब होगा और ये यहाँ पर एडजेक्टिव होगा. तो एडजेक्टिव को डिफाइन तो कर देगा बट वो नाउन के पहले कभी नहीं आएगा, है ना. अगर आपने एडवर्ब की वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आ गया होगा. तो यहाँ पर हार्ड हमारा सही ऑप्शन है. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी इफेक्टिवली डेवलप्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पीच हैबिट्स. तो सर स्पीच हैबिट्स किस तरीके से इफेक्टिवली डेवलप की जा सकती है? नॉलेज के साथ, क्विजेस के साथ, या फिर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के साथ, या फिर वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ. तो स्पीच हैबिट का मतलब होता है सर बोलने की, सही तरीके से बोलने की आदत कैसे आप डेवलप कर सकते हैं. जब तक प्रोनाउंसिएशन आपका प्रैक्टिस में नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो वो करेक्ट स्पीच की हैबिट नहीं बन सकती. तो यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस जो है वो आपको करानी पड़ेगी. ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा. क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. और ये कोई भी एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 वर्ग 2, ये क्योंकि पेडागोजी आपकी वही है, ग्रामर वही है, तो क्वेश्चंस अदला बदली होते रहते हैं. ठीक है, और इनके जैसा क्वेश्चन अगर आएगा और आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप वो भी कर लेंगे. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो लिसनिंग की प्रोसेस है वो इनमें से किसमें इंक्लूड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है? देखो, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये सब आपको एक ही पार्ट दिख रहे हैं. यहाँ पर एक चीज़ अलग है, नॉलेज. ये नॉलेज जो है वो अलग है, तो आपका डी ऑप्शन अलग हो जाएगा. ये तीनों एक ही चीज़ के पार्ट हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से सर कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? तो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज़ बीन टेक्स्ट ओरिएंटेड. टेक्स्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? कोई पैराग्राफ होगा, कोई लेसन होगा, उस पर ओरिएंट करेगा, है ना. क्या चीज़ सर? टीचिंग ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाई जाती है सर? टेक्स्ट से रिलेटेड. कोई एक पैसेज होगा, फिर उसको पढ़ेगा, उसका मतलब बताएंगे. तो इंडिया में जो इंग्लिश की टीचिंग है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड है. जब आप एक टीचर बन जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, है ना. क्योंकि जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, लाइक जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हम टेक्स्ट ओरिएंटेड ही मेथड अपना रहे हैं. हालांकि नई नई चीज़ें भी हम उसमें ऐड करते हैं, आपका एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सिखाने की कोशिश करते हैं, बट मोस्टली आपका टेक्स्ट ओरिएंटेड रहता है इंडिया में. दूसरा, स्टूडेंट्स रीड बाय पुटिंग फिंगर्स ऑन द वर्ड्स. ठीक है, जब आप बच्चे को सिखाओगे ना तो आप यही उसको भी बोलोगे और वो करेगा भी, कि जो वर्ड वो पढ़ रहा है उस पर उंगली रख रख के आगे बढ़ेगा, है ना. ये सब चीज़ें आपको इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि जब आप टीचर बन जाएंगे तो ये ज़्यादा काम आएंगी. जब मैंने पढ़ी थी और आज मैं उसको अगर क्लास में देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को समझ आता है कि हाँ ये हम पढ़ के आए हैं और ये सही है. तो बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है, मैं आपको बता चुका हूँ. आगे बढ़ते हैं सर. द ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय आर पार्ट ऑफ सर फैटिक. अब अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो गुड मॉर्निंग है, ये गुड बायज हैं, या फिर हाउ आर यू, ये कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं. ये जो आपकी चीज़ें हैं, आप सुबह जाते हैं तो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, और जा रहे हैं तो आप गुड बाय कर लेंगे. आप पूछ लेंगे सर हाउ आर यू, बोल देंगे आई एम फाइन. ये कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, है ना. और जो इस टाइप के जो सर ये होते हैं, ये एक सोशल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. गुड मॉर्निंग आप कर रहे हैं तो क्या बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, बट आप सोशल कनेक्शंस मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, है ना. कि सर अच्छा आप कैसे हो? सर उसने बोल दिया मैं बहुत बढ़िया हूँ. तो ये चीज़ सोशल कम्युनिकेशन है, सोशल रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, है ना. बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इस टाइप से जब कोई वर्ड यूज़ होता है ना,
तो ये आपके फैटिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कहलाते हैं, है ना। फैटिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज वो फंक्शंस जो आप केवल सोशल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन अपने आप में कैरी नहीं कर रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, तो ये आपके सिर्फ फैटिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब ये चीज़ आपको पेडागोजी में मुश्किल से कोई पढ़ाएगा, बट क्वेश्चन में जब आया तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 119 इन अ क्लासरूम अ टीचर गेव स्टूडेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी टू रीड। एक टीचर ने क्या किया, बच्चों को एक छोटी सी स्टोरी दी पढ़ने के लिए। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इनलिस्ट द नेम ऑफ कैरेक्टर्स। अब उस स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आए थे उनके नाम की लिस्ट बनाने के लिए उनको बोला गया। तो अब जब वो नाम ढूंढ रहे हैं बच्चे स्टोरी के अंदर कि कितने लोग हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, एक्सटेंसिव और स्किमिंग ये दोनों आपके सरसरी तौर पर पढ़ने वाले रीडिंग है ना। ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पर हम बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ना जिसको बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब वो कुछ ढूंढेगा तो जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो सर वो स्कैन करेगा। पहले भी ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में और मैंने आपको तब भी बताया था, और ये फिर रिपीट हुआ क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं। तो इस टाइप की जो रीडिंग होती है, जब किसी टेक्स्ट के अंदर हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो उसको कहते हैं सर स्कैन। तो स्कैन द बुक, स्कैनिंग होता है वो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर का, इंग्लिश का। टू टीच क्रिएटिव राइटिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाने के लिए टीचर यूजेस मैनी टीचिंग मटेरियल्स टू इनहेंस देयर राइटिंग स्किल। तो टीचर्स बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करता है उनकी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, और कुछ के सेट यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा बेस्ट है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फ्लैश कार्ड्स विद हिंट टू द टॉपिक, आपने टॉपिक एग्जैक्ट नहीं बताया पर आपने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू इनको हिंट दिया, फ्लैश कार्ड दिखाए और हिंट दिया कि आपका टॉपिक क्या हो सकता है। अब बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, है ना, क्योंकि उनको हिंट मिली है, आपने पूरा नहीं दिखाया कि भाई ये टॉपिक है, आपने हिंट दी किसके थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। अब वो अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ठीक है, टॉपिक को समझने में, टॉपिक पर पहुंचने में। और आपको वही तो बोला है, आप सबसे पहले इसको पढ़ो, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ सृजन करे, और सृजन अब वो करेगा क्योंकि आपने जो चीज़ है वो नहीं बताई, आपने हिंट दिया, वो अपने मन से नई नई चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकता है ना, तो वो क्रिएटिविटी कर सकता है यहाँ पर। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी ये फिलहाल के लिए तो ये सही है। कंप्लीट टॉपिक ऑन अ चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम, कंप्लीट टॉपिक आपने बता ही दिया, तो अब वो क्रिएटिविटी क्या करेगा, वो अपने आप से क्या सृजन करेगा, क्या चीज़ें ऐड करेगा, है ना, तो ये ऑप्शन आपका बेस्ट नहीं है। राइटिंग टॉपिक ऑन द बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन नोटबुक, आपने बोर्ड पर टॉपिक लिख के दे दिया और बोला बच्चों को कॉपी में उसको नोट कर लो, तो ये तो गलत है, इसमें वो क्या क्रिएटिविटी करेगा। प्ले एन ऑडियो ऑफ द टॉपिक एंड आस्क स्टूडेंट टू राइट, आपने ऑडियो लगा दिया पूरे टॉपिक का, स्टोरी का, और बच्चे ने एज इट इज जैसी सुनी वैसी लिख दी, तो क्रिएटिविटी कहाँ आई। तीनों ऑप्शंस में क्रिएटिविटी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्रिएटिविटी करेगा कैसे जब एज इट इज वो उसको सुन करके लिखना है या देख करके लिखना है। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। जब आप टॉपिक की हिंट देंगे, एग्जैक्ट टॉपिक नहीं बताएंगे, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू सिर्फ हिंट दे रहे हैं, तो अब वो क्रिएटिविटी दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बेस्ट आंसर होगा। ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा क्यों पढ़ाई गई थी। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस भी आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।